हेलो फ्रेंड्स हम कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे। उसी सीरीज़ में हमने पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 सिटीजनशिप और पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स पिछले वीडियो में देखा था। पिछले वीडियो का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स 1 2 3 4 होता तो इजीली याद हो जाता, लेकिन 1 2 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद एफआर की डेफिनेशन देखी थी और 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो देखे। फ्रेंड्स कोई पहली बार ही फंडामेंटल राइट्स पढ़ता है तो उसको ये याद नहीं हो पाते, इसलिए एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं इनको याद करने की। फंडामेंटल राइट्स हैं ये। अच्छा, सारे टीचर्स अनअकैडमी वाले सारे हर बात पर ये बोलते हैं कि मेरा ये कोड यूज़ करो तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, वो कोड यूज़ करो तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो हर बात पर रेफर एजुकेशनल कोड, यही तो बोलते हैं रेफर REFER, रेफर एजुकेशनल कोड। इससे याद हो जाएगा राइट्स कौन कौन से हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट माइनॉरिटीज़ के लिए कोड मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेफर एजुकेशनल कोड। ओके, उसके बाद हमने देखा था कैसे 12 to 35 को ट्रिक से याद रखें आर्टिकल को, और आज की वीडियो से हमें डिटेल में देखना है हर एक आर्टिकल। 12 और 13 में तो डेफिनेशन होगी, 14 to 18 समानता के अधिकार में आते हैं। राइट टू इक्वलिटी में याद करने की ट्रिक थी ए डाउट, हर बात पर एक डाउट आएगा, इसलिए ए डाउट यानी कि 14 अनागरिक लोगों के लिए भी है। 15D यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 16 O अपॉर्चुनिटी में बराबर का अधिकार। 17 U अनटचेबिलिटी का अंत होना चाहिए। 18 T टाइटल्स उपाधियों का अंत। और इसी तरह सारे आर्टिकल्स की ट्रिक देख ली थी। आज हमें हर आर्टिकल को देखना है। आर्टिकल नंबर 12 स्टेट की डेफिनेशन। फ्रेंड्स हमें पता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट्स हनन ना हो। फ्रेंड्स इसमें जो स्टेट है ये MP UP बिहार तमिलनाडु जैसा ये वाला स्टेट नहीं है। मोटे मोटे तौर पर अभी आप याद रखें कि कल को अगर आप पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय लग जाते हैं तो आप भी एक स्टेट बन जाएंगे। फिर आपकी भी एक जिम्मेदारी होगी कि किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट्स अगर हनन हो रहा हो तो आप अपनी जिम्मेदारी से उसको फंडामेंटल राइट्स दिला सकते हैं। ओके, अब देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो आर्टिकल 12 में लिखी हुई है। स्टेट की जिम्मेदारी है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर, विधान परिषद, विधानसभा, इन सब की जिम्मेदारी है। लोकल अथॉरिटीज, नगर पालिका, नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह, पंचायत वगैरह, ये सब स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। और स्टेट की डेफिनेशन में चौथा पॉइंट है अदर अथॉरिटी। फ्रेंड डिस्प्यूट यहीं से शुरू हो जाता है। कोई भी नागरिक जिसका फंडामेंटल राइट्स हनन हुआ हो वो कोर्ट में पहुंच जाए और ये बोले कि ये स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आनी चाहिए कंपनी अदर अथॉरिटी का रेफरेंस लेके। मैं एग्जांपल बताता हूँ, क्लियर होगा। 2019 में संजय बघेल वर्सेस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का केस था। संजय बघेल UNO में काम करते थे, इन पर कुछ एलिगेशंस लगे और इनको 97 मंथ्स की जेल हो गई। तो संजय बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी कि UNO ने मुझे अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया और इसलिए एक इंडियन का फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स UNO को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को हाईकोर्ट ने स्टेट की डेफिनेशन में नहीं माना। तो आप समझ रहे हैं 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और आज की 2019 तक ये केसेस आ रहे हैं कि कौन स्टेट की डेफिनेशन में होगा और कौन नहीं होगा। इसलिए हमें जो लिखा हुआ है बस इसको ध्यान से पढ़ना है। हम बिल्कुल ये डिसाइड तो नहीं कर सकते कौन स्टेट होगा कौन नहीं होगा, लेकिन जो हो चुका है उसको पढ़कर अगर लिख देंगे पेपर में वो पर्याप्त होगा। तो अगर स्टेट की डेफिनेशन कोई पूछेगा तो हम उसको ये 4 पॉइंट बता देंगे। फिर भी अगर क्लियर नहीं होगा तो देखो, जैसे ये इस केस में फिर भी क्लियर नहीं हुआ, हाईकोर्ट को बताना पड़ा कि UNO स्टेट नहीं है, तो हम एक मोटी मोटी डेफिनेशन बता देंगे स्टेट की। कोई भी ऐसी संस्थान जो गवर्नमेंटल नेचर की होगी और जिसके हाथ में देश की संप्रभुता होगी, देश की सॉवरेनिटी जिसके हाथ में होगी, वो स्टेट होगा। हालांकि हमें पता है कि अभी भी स्टेट के लिए कोई ना कोई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस आता रहेगा कि ये स्टेट है कि नहीं है, लेकिन फिलहाल तक हमें ये पता है तो हम इनको याद रखते हैं। और अगर किसी का मेंस का एग्जाम हो तो उसमें ये वाला आंसर राइटिंग में अगर कोई ये वाला एग्जाम्पल देता है तो अच्छा ही होगा। फ्रेंड्स जैसे ये 2019 वाला केस है, ऐसे हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट केस आते रहे हैं जिसमें स्टेट की डेफिनेशन पर विचार हुआ है कि कौन सी स्टेट की डेफिनेशन है या नहीं है। तो उन्हीं में से कुछ खास केसेस हैं, उनको हम देख लेते हैं एक बार। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस था, जिसमें कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि यूनिवर्सिटी जो मद्रास में है वो इस स्टेट की डेफिनेशन में आती है या नहीं। तो हमने भी एक डेफिनेशन देख रखी है कि गवर्नमेंटल नेचर की होनी चाहिए और देश की संप्रभुता समाई होनी चाहिए। तो कोर्ट ने ये पाया कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में देश की संप्रभुता नहीं समाई है, इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती। फ्रेंड्स इस केस में शांताबाई की वकील की तरफ से ये दलील थी, ये जो अदर अथॉरिटी है हमारी डेफिनेशन के स्टेट की डेफिनेशन में, उसमें आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकारी है, सारी सरकारी है, तो अदर अथॉरिटी के हिसाब से यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास भी सरकारी है, तो स्टेट की डेफिनेशन में आनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने ये देखा कि इन तीनों में सरकारी के साथ साथ ये सारी इंस्टीट्यूशन संप्रभु भी हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास स्टेट की डेफिनेशन। फ्रेंड्स फिर आया स्टेट ऑफ UP वर्सेस उज्जमबाई केस। पहले शांताबाई था, उसमें उज्जमबाई, इसमें उज्जमबाई है। इसमें जो EG वाला जो पैटर्न है एजुस्टम जनरस, इसको नहीं माना गया। पिछले वाले केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने माना था कि शुरू की 3 चीज़ें जैसी हैं, चौथी चीज़ अदर अथॉरिटी भी वैसी होगी, यानी कि गवर्नमेंटल नेचर की होनी चाहिए स्टेट और जिसमें सोवरेनिटी होनी चाहिए। लेकिन उज्जमबाई के केस में कोर्ट ने ये नहीं माना। फिनोलॉजी लीगल वाली मैडम ने एजुस्टम जनरस को अच्छे से समझाया है। जैसे उन्होंने बताया पेन पेंसिल बुक अगर 3 कॉलम में है तो चौथा कॉलम खाली है तो ऑटोमेटिक उसमें नोटबुक भरेंगे, मतलब सेम काइंड का। तो ये उज्जमबाई केसेस में ऐसा मना हो गया। मतलब हमने जो मोटी मोटी डेफिनेशन देखी थी, गवर्नमेंटल नेचर की होनी चाहिए और संप्रभुता उसके अंदर समाई होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमें ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। हालांकि लास्ट केस आते आते अच्छी सी डेफिनेशन निकल के आ जाएगी स्टेट की। फिर एक केस था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और मोहनलाल का केस, इसमें राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को स्टेट माना। फिर आया सुखदेव वर्सेस भगत राम केस। इसमें यह था कि अगर कोई स्टेचुरी बॉडी जो कमर्शियल पर्पज के लिए बनाई गई है, जैसे ONGC, LIC, ये सारी स्टेट की डेफिनेशन में आती है या नहीं, कोर्ट ने माना आती है।
5वां केस था RD सिटी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो इसमें सरकार का पैसा लगा हुआ था, तो इसको स्टेट की डेफिनेशन में माना। गवर्नमेंट का कंट्रोल है, एक्ट से बनी है और गवर्नमेंट का पैसा लगा है, तो इसको स्टेट की डेफिनेशन में माना। तो अब स्टेट की एक मोटी मोटी डेफिनेशन देखते हैं, जो पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको अच्छे से सजा के 5-6 पॉइंट लिख दें। पहले 4 पॉइंट तो लिखने ही है स्टेट की डेफिनेशन में, उसके बाद ये 2019 वाला एग्जाम्पल तो देना ही है, और ये 4 पॉइंट और देखने हैं स्टेट की। पहला पॉइंट यही है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन में सरकार पैसा लगा रही है और इतना पैसा लगा रही है कि सरकार ही चीफ फंडर है, चीफ फंडिंग कर रही है, यानी सरकार ने पैसा लगाना बंद कर दिया, तो इंस्टीट्यूशन को चलाने में दिक्कत हो जाएगी, तो वो स्टेट समझा जाएगा। फंक्शनल कैरेक्टर, पॉइंट नंबर 2, फंक्शनल कैरेक्टर गवर्नमेंटल नेचर का होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट कंट्रोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती, क्योंकि ना इसमें कोई सरकार पैसा लगाए, ना इसमें कभी कोई डिसीजन करती है, इसलिए स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती। कोई एक्टिविटी, बड़ी एक्टिविटी पहले गवर्नमेंट कर रही थी, अब कोई और प्राइवेट बॉडी कर रही है, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। फॉर एग्जांपल, आज रेलवे गवर्नमेंट है, बड़ी एक्टिविटी है, गवर्नमेंट कर रही है, कल को अगर प्राइवेट हो जाएगी पूरी, फिर भी वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। ये चारों पॉइंट निकल के आए थे सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जिसमें भारत पेट्रोलियम को स्टेट बताया था और उसके बाद ये 4 पॉइंट बताए थे। ये दोनों पॉइंट तो याद रह जाएंगे BCCI से। BCCI स्टेट नहीं है क्योंकि उसमें सरकार पैसा नहीं देती और सरकार का कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। ये पॉइंट याद हो जाएगा रेलवे वाले से। रेलवे अभी सरकार एक्टिविटी कर रही है रेलवे में, अगर प्राइवेट होता भी है तो वो प्राइवेट कंपनी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी, क्योंकि ये पॉइंट नंबर 4, ओके। और अगर किसी का गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा किसी के ऊपर, तो वो तो हमने 4 पॉइंट पहले ही पढ़ लिया, इससे स्टेट की डेफिनेशन में आना ही है। फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ी डेफिनेशन थी, फिर भी आधे पेज में ट्राई किया है, खत्म हो गई। अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 13, 12 to 35 है फंडामेंटल राइट्स, इसमें 12 और 13 हमें करने पड़ते हैं डिटेल में, उसके बाद तो ट्रिक से हो जा रहे हैं। आर्टिकल 13 में लॉ के बारे में कुछ बताया है, देखते हैं लॉ के बारे में क्या बताया। 13(1) में तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी याद रख लो, ये भी फिनोलॉजी वाली मैडम ने बताया। इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन पे काम कर रही थी और उसको फंडामेंटल राइट्स बनाना था और उसको आर्टिकल 13 बनाना था, तो उन्होंने ये सोचा कि बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जो चले आ रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने भी बहुत सारे लॉ बना रखे थे, 1935, 1947 सारे एक्ट आपको पता है, तो ये सारे लॉ हैं। तो 26 जनवरी 1950 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर पेश किया, तो उसमें ये कहा कि अगर कोई लॉ अच्छा है तो वो चलते आएगा, लेकिन अगर कोई लॉ बेकार है, ये बैड लॉ है, तो ये वापस हो जाएगा, मतलब इसको लागू नहीं करेंगे। हमारे अच्छे से संविधान में खराब लॉ की कोई जगह नहीं है, अच्छे लॉ को रख लिया और खराब लॉ को रिजेक्ट कर दिया, तो इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी सेपरेट करना, अच्छे को एक साइड कर लिया और बैड को लौटा दिया। अब आता है आर्टिकल नंबर 13 सब क्लॉज 2 या क्लॉज 2। तो इसमें कहा गया कि चलो पहले में तो ये हो गया कि जो बेकार लॉ है उनको लागू नहीं करेंगे, लेकिन आगे जब भारत चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा, तो आगे कोई लॉ बनाएगा तो वो कैसा लॉ बनाएगा, यानी संविधान लागू होने के बाद कैसा लॉ बनाया जाएगा। तो उसमें बताया कि लॉ ऐसा होना चाहिए कि किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो, ऐसा तो लॉ होना ही चाहिए। नंबर 2, अगर ऐसा कोई स्ट्रिक्ट लॉ बना भी दिया है तो वो सिटीजन्स के ऊपर लागू नहीं होगा, यहाँ सिटीजन है, सिटीजन के ऊपर लागू नहीं होगा। लिख देता हूँ पहले, अगर कोई लॉ बना दिया जो फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, सिटीजन्स के लिए लागू नहीं होगा, कंपनीज के लिए लागू हो सकता है, नॉन सिटीजन्स के लिए लागू हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 14 to 18 समानता का अधिकार हमें पता लगेगा, आर्टिकल 14 नॉन सिटीजन्स के लिए है सारा। तो इसमें ये क्लियर कर दिया कि अगर नॉन सिटीजन्स के लिए कोई ऐसा कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो वो नॉन सिटीजन्स के लिए लग सकता है। देख लिया लॉ कैसा बनेगा। अब ये देखते हैं 13(3) कि आखिरकार लॉ होगा क्या, लॉ की डेफिनेशन। तो सरकार कोई एक्ट पास करती है, लॉ ऑर्डिनेंस पास करती है, कोई रूल बनाती है, ये सारे लॉ में आते हैं। और इसके अलावे जो हमने 13(1) में देखा, 13(1) में कि जो अच्छे लॉ थे वो चले आ रहे हैं, मतलब ये लॉ आ रहे हैं पीछे से, अगर कोई अच्छा लॉ है वो चल के आ रहा है तो ये भी लॉ रहेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पुराने लॉ हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। 2014 से मोदी गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हुई है कि जो पुराने लॉ हैं उनको स्क्रैप करो, मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको हटाओ। तो इस न्यूज़ कटिंग से देख लेना आप कितने लॉ स्क्रैप हो चुके हैं, पुराने ऑब्सोल्यूट बेकार से लॉ हो जा चुके हैं। आर्टिकल नंबर 13(4) ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से पार्लियामेंट 368 आर्टिकल का यूज़ करके कोई भी फंडामेंटल राइट्स हटा सकती है, कोई नया फंडामेंटल राइट ऐड कर सकती है, किसी भी फंडामेंटल राइट्स में चेंज ला सकती है, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल इसका एक साफ साफ एग्जांपल है, राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट था वो रिपील हो गया, तो आर्टिकल 13(4) में लिखा है कि पार्लियामेंट रिपील कर सकती है, इसलिए हो गया। अब ये रिपील क्यों हो गया 31? क्योंकि बहुत कम लोगों के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, तो सरकार ने बहुत सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में सोचा, हर किसी के पास थोड़ी ज़मीन होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो मजबूत हुआ ना, बहुत सारी जनता के बारे में सोचा, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी वाला फंडामेंटल राइट था वो हटा दिया गया। इसमें जब 31 रिपील हुआ, फंडामेंटल राइट्स वाला, प्रॉपर्टी का अधिकार वाला, तो बहुत सारे अमीर लोगों ने कोर्ट में फाइल किया कि ये गलत है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन है। तो कोर्ट ने भी बताया कोई हनन नहीं है, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है और कोर्ट कभी प्रॉपर्टी रखने से मना भी नहीं किया, बस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रखने के लिए मना हुआ है, तो ये कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन ही नहीं है, बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर को और मजबूती मिल रही है, तो ये लागू हो गया। अब फिलहाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। याद करने की ट्रिक है ही अपने पास, ए डाउट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी में बराबर का अधिकार, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उपाधियों का अंत। नेक्स्ट वीडियो में ये हो जाएगा।